हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक एंड स्टार्स एक्सप्लेन्ड, जिसमें हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। सो आई होप आप लोगों की स्टडीज़ काफ़ी अच्छी चल रही होंगी। और आज का वीडियो का थीम है इंट्रोडक्शन टू स्पेस टेक्नोलॉजी। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि करमान लाइन एंड आउटर स्पेस ट्रीटी एंड उनूसा। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर यूपीएससी, जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। व्हाट आर द रोल्स ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस या ट्रीटी जो कि हमारे स्पेस को सेफ, पीसफुल और सबके लिए एक्सेसिबल बनाते हैं। सो वेरी फर्स्ट थिंग विच अराइजेस इज कि व्हाट इज एग्जैक्टली स्पेस इज। तो अगर हम स्पेस की बात करें तो स्पेस एक ऐसी जगह है जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर होता है, राइट। और अगर मैं इसके बाद इसके प्रेशर की बात करूं तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक इक्वल टू जीरो। प्रेशर इन वैक्यूम इज वेरी लेस, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, राइट। तो और वहाँ पे बिल्कुल वैक्यूम होता है, हवा बिल्कुल ना के बराबर होती है और जो पार्टिकल्स की डेंसिटी है वो बहुत कम होने लगती है, राइट। और यहाँ पे जो मेनली गैसेज अगर पाई जाती हैं, जो मेनली गैसेज हैं, दे आर हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो स्पेस, इफ somebody asks you what are the primary gases which are found in the space, so you can say hydrogen and helium जो है हमें वहाँ पर मिलती है। सो एयर इज रेयरली फाउंड, मतलब एयर ना के बराबर होती है, ठीक है। इसके अलावा आप स्पेस में क्या और क्या हो सकता है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो सकती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो सकती हैं स्पेस में, राइट। और इसके अलावा स्पेस के अंदर आपके मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड आप डिटेक्ट कर सकते हो, राइट। मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटेक्टेड एंड ऑल्सो दी कॉस्मिक रेज, ठीक है। cosmic rays are also the part of the space. So these are the components of the space जो आप detect कर सकते हो in space. इसके अलावा if we like formally define space, it is the near perfect vacuum that exists outside the Earth's atmosphere, containing very low densities of particles, primarily hydrogen and helium, along with the electromagnetic radiations, magnetic fields, and cosmic rays. Right? So let's move on to the next slide. फर्स्टली वी विल बी डिस्कसिंग द करमान लाइन। व्हाट इज दिस करमान लाइन, ठीक है। अगर इसकी बात करें करमान लाइन की, तो ये एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज बाउंड्री है जो कि अर्थ एटमॉस्फेयर और आउटर स्पेस को जो है वो सेपरेट करती है। इट्स अ बाउंड्री बिटवीन द स्पेस एंड द एटमॉस्फेयर और ऑफ अर्थ। और इट्स नॉट लाइक अ फिजिकल बाउंड्री, इट्स एन इमेजिनरी बाउंड्री जो कि लोकेटेड है अबाउट 100 किलोमीटर्स अबव द मेन सी लेवल। दिस डिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द लोकेशन ऑफ दिस लाइन इज अबाउट 100 किलोमीटर अबव द मेन सी लेवल। ये डिस्टेंस जो है वो सी लेवल से मेजर की गई है, राइट। और इस डिस्टेंस को डिफाइन किया गया है बाय FAI, राइट, फेडरेशन एरोनॉटिके इंटरनेशनल। दिस इज अ फ्रेंच टर्म, राइट। एंड इट इज द गवर्निंग बॉडी फॉर एयर स्पोर्ट्स एंड द एरोनॉटिकल रिकॉर्ड्स, ठीक है। ये जो बॉडी है इसका काम क्या है, एयर स्पोर्ट्स को रिकॉर्ड करना एंड ऑल्सो एरोनॉटिकल रिकॉर्ड्स को भी मेंटेन करना, राइट, ठीक है। नाउ लेट्स मूव अहेड, लेट्स टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस करमान लाइन। कैसे ये लाइक डिफाइन हुई, इसके पीछे क्या रीज़न था, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल। सो इफ़ आई टॉक अबाउट ये करमान नाम जो है वो कहाँ से आया, ठीक है। सो एक साइंटिस्ट, एक बेसिकली एक एरोफिजिसिस्ट थे, एरोस्पेस साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थियोडोर वॉन करमान। ही वॉज अ हंगेरियन अमेरिकन फिजिसिस्ट एंड एरोस्पेस इंजीनियर, राइट। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने ही कैलकुलेट किया कि जो हमारी सी लेवल है उससे अगर हम 100 किलोमीटर ऊपर जाएं, जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल बहुत थिन हो जाता है, मीन्स द डेंसिटी ऑफ एयर इज़ वेरी लेस देयर। और उसकी वजह से जो हमारे एयरक्राफ्ट होते हैं उनको लिफ्ट जनरेट करने में बहुत दिक्कत होती है, राइट। जो हमारे फ्लाइट्स होती हैं, जो हमारे एयरप्लेन्स होते हैं, वो लाइक दे नीड एयर टू जनरेट द लिफ्ट, राइट। तो बट वहाँ पे जो अगर हम बात करें स्पेस की, तो स्पेस में वहाँ पे एयर नहीं है, तो ड्यू टू लेस अवेलेबिलिटी ऑफ एयर द लिफ्ट इज़ नॉट सफिशिएंट। तो वहाँ पे उनको जो है ऑर्बिटल वेलोसिटी के भरोसे रहना पड़ता है। ऑर्बिटल वेलोसिटी इज की लाइक, जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे सकता हूँ। ऑर्बिटल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी बाय विच समथिंग रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट। फॉर एग्जांपल लाइक अगर हम मून की बात करें तो मून हैज सम वेलोसिटी जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। फिर इसी पॉइंट से, जैसे जो 100 किलोमीटर वाली लाइन है, जैसे हम करमान लाइन कह रहे हैं, इसके बाद से जो है एरोनॉटिक्स मीन्स यहाँ तक जो लिफ्ट जनरेट होती है वो एयर की वजह से होती है, तो इसे हम बोलते हैं एयर फ्लाइट, राइट। यहाँ से जो है एयर फ्लाइट से जो फ्लाइट है वो स्पेस फ्लाइट में ट्रांसफर लाइक शिफ्ट हो जाती है, एस्ट्रोनॉटिक्स। सो एरोनॉटिक्स इज बेस्ड ऑन एयर फ्लाइट, यहाँ पे हवा आपको हेल्प करेगी, एंड एस्ट्रोनॉटिक्स में जो है वो स्पेस विल हेल्प यू इन फ्लाइट, राइट, बिकॉज इन स्पेस देयर इज नो फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन नहीं है, सो यू डोंट नीड एनी एक्सटर्नल फोर्स टू मूव, तो आप जो है मूव करते रहोगे विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, राइट। तो ये है एक बहुत की टर्म है यहाँ पे, एक एरोनॉटिक्स इज एयर फ्लाइट एंड एस्ट्रोनॉटिक्स इज द स्पेस फ्लाइट। इसमें एक एक्सेप्शन भी है कि जो नासा है और जो यूएस की एयरफोर्स है, दिस इज द एक्सेप्शन है, ऑल्दो दिस करमान लाइन इज एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड, बट हियर इज एन एक्सेप्शन। व्हाट इज दैट एक्सेप्शन,
कि जो नासा एंड यूएस एयरफोर्स है वो कभी कभी जो है वो अपनी बाउंड्री जो है स्पेस बाउंड्री दे एक्सेप्ट 80 किलोमीटर एज अ स्पेस बाउंड्री फॉर अवॉर्डिंग एस्ट्रोनॉट विंग्स, ठीक है। तो उनके हिसाब से नासा एंड यूएस फोर्स के हिसाब से ये जो बाउंड्री है स्पेस की दैट लाइज एट ए हाइट ऑफ 80 किलोमीटर फ्रॉम दी सरफेस ऑफ अर्थ और यू कैन से फ्रॉम दी सी लेवल, राइट, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दी करमान लाइन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें पता चला कि करमान लाइन इज दी बाउंड्री जो डिसाइड करेगी कि स्पेस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सो सिंस वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्पेस टेक्नोलॉजी, हमें पता होना चाहिए कि स्पेस स्टार्ट कहाँ से होता है। तो स्पेस स्टार्ट्स आफ्टर दी करमान लाइन, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, लेट्स डिस्कस वन क्वेश्चन हियर। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दी करमान लाइन। So statement 1 is it is named after Theodore von Karman, who first determined at what altitude the atmosphere becomes too thin to support aerodynamic flight. Yes, that is true. That is the correct statement. Second is all major space agencies, including NASA, use 100 kilometer as the boundary between the atmosphere and the outer space. So what do you think? Is it the correct statement? No. They have written including NASA. So NASA and US Air Force, they consider their space boundary up to 100 kilometers, ठीक है। So that is why second statement is wrong here. Only statement 1 is correct here, ठीक है। I hope you understood. Now let's move on to the next question. Next topic. Next topic जो कि स्पेस से ही रिलेटेड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज आउटर स्पेस ट्रीटी, OST, ठीक है। इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इस ट्रीटी का अगर हम फुल नेम की बात करें तो दैट इज ट्रीटी ऑन प्रिंसिपल्स गवर्निंग द एक्टिविटीज ऑफ स्टेट्स इन द एक्सप्लोरेशन and use of outer space, including the moon and the other celestial bodies. So it has a very long name, but in short you can remember in this way, outer space treaty, ठीक है। When did this come into force? So it came into force on 10th of October 1967, ठीक है। So 1967 date is very important. The signatories are almost 110 plus countries including India. So India is also one of the signatories of this treaty. इसमें लगभग 110 countries ने जो है साइन किए थे इस ट्रीटी के लिए। इसके जो डेपोजिटरीज हैं दे आर इन USA, UK एंड USSR, जो कि अभी जिसे हम रशिया कहते हैं। सो राइट, दिस इज दी इंफॉर्मेशन विच इज अबाउट आउटर स्पेस ट्रीटी। डेपोजिटरीज की अगर हम बात करें सो ये वो कंट्रीज होती हैं, दीज आर द कंट्रीज विच हैज़ टू कीप दी ऑफिशियल कॉपीज ऑफ दी ट्रीटी। तो ये जो कंट्रीज हैं, जो दीज आर द कंट्रीज विच हैव ओरिजिनल कॉपीज ऑफ द ट्रीटी। यस, इनका काम है इस ट्रीटी की जो कॉपीज हैं, ऑफिशियल कॉपीज हैं, उनको क्या करना, प्रिजर्व करना, ठीक है। सिग्नेटरीज के रिकॉर्ड को मेंटेन करना और जो भी ट्रीटी से रिलेटेड फॉर्मल कम्युनिकेशन है उनको भी हैंडल करना, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज की प्रिंसिपल्स ऑफ आउटर स्पेस ट्रीटी। इस ट्रीटी के जो की प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि क्या मेन काम है, उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट इज द पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस, राइट। यानी स्पेस जो है वो पीसफुल पर्पसेस के लिए ही यूज होगा, राइट। स्पेस का जो भी कंट्री यूज करेगा वो उसका जो पर्पस होना चाहिए दैट शुड बी पीसफुल। न्यूक्लियर वेपन्स या कोई भी मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स स्पेस में अलाउड नहीं है, राइट। कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स या मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स जो है स्पेस में अलाउड नहीं है। ये इस ट्रीटी का मेन फंक्शन है और मेन प्रिंसिपल है, राइट। देन सेकेंड इज सो यू कैन रिमेंबर नो यूज ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स, ऐसे कोई भी वेपन्स जो मास डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं उनका कोई यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट इज नो सॉवरेनिटी क्लेम्स, मतलब कोई भी कंट्री जो है वो मून या किसी और सेलेस्टियल बॉडी पर अपना क्लेम नहीं कर सकता। लाइक कि कल से अमेरिका कहने लगे कि नहीं, चांद पे अब मेरा हक है, सो इफ़ यू आर यूजिंग दी सन मून लाइट तो यू हैव टू पे समथिंग फॉर मी। तो ये चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है। स्पेस सबका कॉमन हेरिटेज है, राइट। तो स्पेस इज कॉमन हेरिटेज। सो फ्रॉम हेयर यू कैन रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पेस इज द कॉमन हेरिटेज फॉर ऑल दी कंट्रीज। Then freedom of exploration, this is another key principles of this treaty, कि हर कंट्री को स्पेस में एक्सप्लोर करने का राइट है, चाहे वो मून हो या मार्स हो या कोई एस्टेरॉइड, ठीक है। ये नहीं है कि सिर्फ जो लीडिंग कंट्रीज हैं या जो लाइक डेवलप कंट्रीज हैं वही सिर्फ इस जो है स्पेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लाइबिलिटी, हर कंट्री अपने स्पेस मिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट कंपनी। मीन्स अगर किसी सैटेलाइट या स्पेस ऑब्जेक्ट से दूसरे का डैमेज होता है तो वो कंट्री उसके लिए लाइबल होगी। सो वी नो दैट इन स्पेस सो मेनी सैटेलाइट्स, सो मेनी प्रोजेक्ट्स और सो मेनी मिशंस आर गोइंग ऑन। तो अगर किसी भी एक प्रोजेक्ट या सैटेलाइट की वजह से दूसरे को अफेक्ट होता है, सो दैट कंट्री विल बी लाइबल टू दैट। देन नेक्स्ट इज अवॉइडिंग हार्म, ठीक है। स्पेस एक्टिविटीज से दूसरे देशों के मिशंस को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। दैट इज एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कि आप कोई भी अगर स्पेस एक्टिविटी कर रहे हो, कोई भी स्पेस मिशन आप लॉन्च करते हो, तो उसकी वजह से जो दूसरे का मिशन ऑलरेडी ऑन गोइंग है या कोई सैटेलाइट है, दैट शुड नॉट बी डिस्टर्ब। और जो एनवायरनमेंट है और सेलेस्टियल बॉडीज है उनको भी कंटेमिनेट करना इस ट्रीटी के अंदर मना है।
फिर अगर बात करें एस्ट्रोनॉट्स की, राइट, तो एस्ट्रोनॉट्स आर ट्रीटेड एज एनवॉयज ऑफ द मैनकाइंड, मीन्स ये एक ह्यूमैनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। अगर किसी एस्ट्रोनॉट को डेंजर में देखा जाए तो उसकी हेल्प करने के लिए सिर्फ एक कंट्री रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, ये लाइक सारी कंट्रीज को मिलकर उसको वापस लाने की कोशिश करनी होगी और उसको हेल्प करना होगा। सो दिस इज like these are the key principles of the outer space treaty. Now let's move ahead. But there are like although main points are already covered in outer space treaty, but कुछ ऐसे areas हैं जो अभी भी डिस्कस नहीं हुए या उनके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ। सो लाइक अगर हम बात करें OST के लिमिटेशंस की, तो ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस को तो बैन करता है, लाइक WMDs को तो ये बैन करता है, WMDs वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस को तो बैन करता है। बट जो कन्वेंशनल वेपन्स हैं लाइक मिसाइल्स हो गए आपके या गन्स हो गए, राइट, इन पर कोई इन पर कोई टेक्निकली कोई भी बैन नहीं है, राइट। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ दिस ट्रीटी। देन देर इज नो क्लियर इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म, मीन्स अगर कोई कंट्री इस ट्रीटी को तोड़ता है तो कोई इंटरनेशनल पुलिस या डायरेक्ट पनिशमेंट का सिस्टम अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। तो इसलिए इस कानून को, इस ट्रीटी को इन्फोर्समेंट करना, लाइक इस ट्रीटी को मनवाना इज़ अगेन अ चैलेंज। और ये कहीं ना कहीं फिर बात डिप्लोमेसी पे आ जाती है कि उस कंट्री के डिप्लोमेटिक रिलेशंस कितने अच्छे हैं, तभी ये लाइक इस ट्रीटी को फॉलो लोग कर सकते हैं, राइट। देन इट डज नॉट कवर प्राइवेट माइनिंग राइट्स क्लियरली। इस ट्रीटी में जो है प्राइवेट कंपनीज़ के एस्टेरॉइड या मून माइनिंग के राइट्स क्लियरली डिफाइन नहीं है। लाइक जो आजकल की प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो मून माइनिंग कर रही हैं या एस्टेरॉइड्स माइनिंग कर रही हैं, तो उसके बारे में कोई क्लियर लाइक क्लॉज नहीं है, जिसकी वजह से जो है ये कंपनियाँ, इन कंपनी पर हम कोई रोक नहीं लगा सकते। इसी वजह से जो स्पेस एक्स है या ब्लू ओरिजिन है, राइट, कुछ प्राइवेट कंपनीज़, ये जो कंपनीज़ जो माइनिंग मिशन चला रही है, इस पर हम अभी कोई भी लाइक डिबेट्स होती हैं कि इज़ इट लीगल और इलीगल, इस पर भी अभी कोई क्लियर कट लाइक पॉलिसी या रूल नहीं है। देन इट इज़ ऑल्सो साइलेंट ऑन मिलिटराइजेशन बियॉन्ड WMDs। लाइक अगर हम बात करें OST की, तो ये सिर्फ न्यूक्लियर वॉर्स, न्यूक्लियर वेपन्स और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस को स्पेस में बैन करती है। सैटेलाइट्स या स्पेस एसेट्स जिसका यूज़ मिलिट्री सर्वेलेंस के लिए होता है या टारगेटेड किसी कंट्री के खिलाफ यूज़ होता है, तो उस पर कोई अभी तक क्लियर कोई क्लॉज नहीं है। तो इसकी वजह से जो है आजकल लाइक बहुत सारे सैटेलाइट सिर्फ सर्वेलेंस के लिए ही यूज़ हो रहे हैं, राइट। सो दीज आर द लिमिटेशंस फॉर दिस आउटर स्पेस ट्रीटी। नाउ लेट्स मूव अहेड। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने जो OST है वो साइन किया था 1967 में, जब ये ट्रीटी लॉन्च हुई थी। बट इसको जो रेटिफाई किया था, यानी जो ऑफिशियल वर्क हुआ था इसका और अपने नेशनल लॉ और कमिटमेंट के थ्रू इस ट्रीटी को फॉलो करने का जो प्रॉमिस था, वो फाइनली 1982 में किया था, राइट। एंड देन इस ट्रीटी की वजह से ही जो इसरो के पीसफुल स्पेस मिशंस हैं उनको एक लीगल बेस मिला। जैसे उसके बाद से फिर इसरो ने बहुत सारे सैटेलाइट्स लॉन्च किए, मून का मिशन किया, मार्स मिशन किया, और बहुत सारे साइंटिफिक और डेवलपमेंट हुए हमारे स्पेस फील्ड में, राइट। लेट्स डू वन प्रैक्टिस क्वेश्चन हियर। क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज forms the basis of international space law and prohibits placing weapons of mass destruction in space. So as I told you, weapons of mass destructions को रोकने के लिए एक ट्रीटी की गई थी, that is outer space treaty, and when it was launched in 1967. ठीक है, okay, now let's move ahead and let's understand another topic here. Yes, that next is UNUSA. UNUSA के अगर हम बारे में बात करें, so it is an international organization जो कि space से related affairs को डील करती है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फुल फॉर्म ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स। यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स। इफ यू टॉक अबाउट इट्स हेडक्वार्टर्स, दे आर प्रेजेंट इन वीना, ऑस्ट्रिया। देन अगर इसकी पेरेंट बॉडी की बात करें, सो दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटेरिएट, ठीक है। द पेरेंट बॉडी ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटेरिएट, ठीक है। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1958, okay, but it became a full office in 1962. 1958 में it was established, but fully fledged it became functional in 1962, ठीक है। इसका मेन काम क्या है? इसका मेन रोल है to promote peaceful, safe and sustainable use of outer space for the benefit of all humankind. Like अगर आप स्पेस को एक्सप्लोर कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, तो उसका जो पर्पस होना चाहिए दैट इज़ बेनिफिट ऑफ ऑल ह्यूमन काइंड, ठीक है। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं इसके मेन फंक्शंस की। What are the key responsibilities of UNUSA? So first is to promote peaceful use of outer space. Peaceful use of outer space means कि countries को encourage करना कि space का use सिर्फ peaceful purposes के लिए करें।
मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए नहीं, अपने वॉर के लिए नहीं, अपने पर्सनल अगर किसी कंट्री से आपका वॉर चल रही है सो उसके लिए आप इसका यूज़ नहीं करेंगे। देन लेकिन सेकेंड फंक्शन इज़ टू डेवलप दी स्पेस लॉज, स्पेस रिलेटेड जो भी लॉज हैं उनको डेवलप करना, स्पेस के लिए इंटरनेशनल रूल्स एंड ट्रीटीज़ बनाना और उनको बनाने में मदद करना, जैसे कि आपका आउटर स्पेस ट्रीटी हो गया, मून एग्रीमेंट हो गया, स्पेस डेब्रीज गाइडलाइंस हो गए, तो इन सारे लॉज को जो है बनाना। ठीक है, बहुत सारे स्पेस रिलेटेड लॉज हैं ऑलरेडी, तो OST आज हमने पढ़ लिया। देन देर इज़ वन मोर लॉ विच इज़ मून एग्रीमेंट एंड देन स्पेस डेब्रीज guidelines, right? Then another function is to coordinate international space activities, अलग अलग कंट्रीज़ के जो स्पेस मिशंस हैं, रिसर्च और कॉपरेशन को सिंक्रोनाइज करना ताकि डुप्लीकेशन कम हो और बेनिफिट सबको मिले। लाइक ये दे कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल दी स्पेस मिशंस जो भी वर्ल्ड वाइड हो रहे हैं, राइट, ताकि सेम मिशन के लिए दो कंट्रीज़ एक साथ काम ना करें, राइट। देन नेक्स्ट इज टेक्निकल एंड लीगल सब कमिटीज़। टेक्निकल कमिटीज़ की अगर हम बात करें तो दे आर वर्किंग फॉर स्पेस साइंस, टेक्नोलॉजी, सेफ्टी, डेब्रीज मिटिगेशन पर काम करती हैं। इनका काम है डेब्रीज को कम करना, ठीक है। एंड अगर हम बात करें लीगल कमिटीज़ की, सो दे वर्क ऑन स्पेस लॉज, ट्रीटीज़, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स और उनको रिव्यू करना, ठीक है। सो इट हैज़ टू डिफरेंट कमिटीज़, सब कमिटीज़, वन इज़ टेक्निकल, अदर इज़ लीगल, ठीक है। तो टेक्निकल तो पूरी टेक्निकल रिलेटेड से है, लाइक स्पेस साइंस से, टेक्नोलॉजी से है, सेफ्टी से है, डेब्रीज को कम करना है। और जो लीगल सब कमेटी है, इट्स मेन फंक्शन इज टू फॉर्मुलेट दी स्पेस लॉज, ट्रीटीज़ को बनाना, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को ड्राफ्ट करना, ये सब काम इसकी लीगल सब कमेटी का होता है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए है फॉर यूज ऑल व्यूअर्स, आप इस क्वेश्चन को पढ़ो एंड यू हैव टू गिव आंसर इन दी कमेंट बॉक्स, और जिसका आंसर सही होगा हम उसको सबसे ऊपर पिन करेंगे। सो क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग इंटरनेशनल कॉपरेशन इन स्पेस एक्सप्लोरेशन? फर्स्ट इज नासा, सेकंड इज UNOSA, थर्ड इज ESA, फोर्थ इज ITU। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, सब लोग आंसर करें, ठीक है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। तो आज की वीडियो में हमने बात करी करमान लाइन की, जो कि स्पेस की एंट्री गेट है, और आउटर स्पेस ट्रीटी की, जो इंश्योर करती है कि कोई भी कंट्री स्पेस पर अपना कितना कब्जा जमा सकता है। एंड देन UNOSA की, जो कि ग्लोबल लेवल पर स्पेस का पीसफुल यूज़ प्रमोट करती है। तो इन तीनों का एक ही गोल है, स्पेस को इंसानियत के लिए सेफ रखना। तो UPSC के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये सिर्फ सैटेलाइट्स और रॉकेट तक लिमिटेड नहीं है। इसमें कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्टिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, नेविगेशन, डिफेंस, एग्रीकल्चर और इवन गवर्नेंस में भी क्रिटिकल रोल प्ले करता है। तो इसलिए इसरो एंड टेक सेक्शन में स्पेस ट्रीटीज़, इंटरनेशनल कोऑपरेशन और इंडिया के इसरो मिशंस पर स्ट्रॉन्ग ग्रिप करना आपको मेंस में एक एक्स्ट्रा एज दे सकता है। तो प्रीलिम्स में तो डायरेक्ट फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो, and please if you are new to the channel, subscribe my channel. Thank you so much. Bye bye, take care.